कहते हैं अतीत में बीत चुकी कहानियां अगर दोबारा से फिर से किसी को सुनाई जाए जैसे कि वर्तमान में थोड़ा सा बदलाव ला सकती हैं। नमस्ते प्रणाम, हमारा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है द केस कथा में। आज की कहानी अतीत से ही, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर दिया था। कहानी निर्भया की उर्फ ज्योति सिंह की। कहानी की शुरुआत की बात करें, निर्भया जो अपने परिवार के साथ पालम गांव में ही रहती थी, जिसने भी कुछ समय पहले ही देहरादून से फिजियोथेरेपी का कोर्स करके वापस दिल्ली आई हुई थी, जहां उसे इंटर्नशिप मिल गई थी एक संस्था से। वहीं से वो कर रही होती है, जहां उसका रोजाना का वही काम होता है, वर्किंग डेज पे अपने संस्था में जाना, अपनी प्रैक्टिस करना, वापस घर आना। लेकिन आज का दिन कुछ और था। आज का दिन 16 दिसंबर 2012, दिन रविवार का, दिन छुट्टी का। उस दिन निर्भया अपने साथी दोस्त अवनींद्र पांडे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा होता है, से बातचीत करती है और दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो आज छुट्टी का दिन है, पिक्चर देख के आते हैं। दोनों आपस बातचीत करते हैं, घर में बताते हैं कि हमें थोड़ा सा आज शाम को देर हो जाएगी, हम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। दोनों बातचीत करने के बाद दोपहर बाद दोनों निकलते हैं। दोनों पहुंचते हैं साकेत। साकेत में एक मॉल होता है जहां एक मूवी लगी होती है तलाश, जो भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी, आमिर खान की मूवी। उन्हें ही वही देखनी थी, लेकिन छुट्टी के दिन के वजह से उन्हें उस दिन की टिकट नहीं मिल पाती। दोनों का सो मिस होता है वो। लेकिन अब जब सोचते हैं कि आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ देख के चलते हैं, वहीं थिएटर में ही एक और मूवी लगी होती है, लाइफ ऑफ पाई। दोनों सोचते हैं कि जब आ ही गए हैं तो ये पिक्चर देख के चलते हैं। दोनों टिकट लेते हैं, शाम को सो ये भी होता है। टिकट लेते हैं, पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देख के जब निकलते हैं तो लगभग समय होता है 9:15 का समय होता है, 9 या 9:15 के आसपास दोनों निकलते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि यहीं से अगर हमारे घर के लिए एक सीधा सा साधन मिल जाए पालम गांव तक के लिए तो आसानी से पहुंच जाएंगे, सीधे पहुंच जाएंगे, कम समय पहुंच जाएंगे। दोनों बाहर खड़े होते हैं, कुछ देर ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से बातचीत करते हैं, मोल तोल करते हैं, लेकिन कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं होता सीधे जाने के लिए, और जो तैयार होता है वो ज्यादा पैसे मांग रहा होता है। दोनों के पास उतने पैसे होते नहीं उस टाइम, तो दोनों जा नहीं पाते हैं। दोनों प्लान करते हैं फिर कि अगर यहाँ से साकेत से मुनेरका बस स्टैंड पहुंचा जा सके किसी माध्यम से, तो वहां से कोई ना कोई बस उन्हें मिल ही जाएगी। दोनों एक ऑटो वाले को उठा देते हैं, ऑटो वालों से बातचीत करते हैं, ऑटो में बैठते हैं, फिर पहुंचते हैं मुनेरका। लेकिन जब मुनेरका पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे उस समय कोई बस नहीं मिलती है। कुछ देर रुकते हैं, तभी रोड पर से एक व्हाइट कलर की चार्टर बस आ रही होती है, जिसपे से एक लड़का खड़ा होकर गेट पे बोलता है, इन दोनों से पूछता है, निर्भया और साथी दोस्त से पूछता है कि कहाँ जाना है। तो दोनों कहते हैं कि हमें पालम गांव तक जाना होता है। लगभग समय हो रहा होता है 9:30 के आसपास का। दोनों से पूछते हैं कहाँ जाना है, बोलते हैं पालम गांव। तो वो बस वाला बोलता है, हाँ हाँ हम भी पालम गांव ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ। दोनों जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब दोनों बस में चढ़ते हैं तो देखते हैं आगे वाली सीट पे कुछ लोग पहले से बैठे हुए हैं, तो दोनों एक दो सीट छोड़ के पीछे बैठ जाते हैं। वो बैठते हैं, बस वाले से टिकट मांगते हैं, लेकिन वो लोग टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि वो बस वो पैसेंजर वाली बस नहीं होती है। वो बस किसी एक संस्था से काम चल रही होती है। लेकिन उस बस की अगर बात करें तो वो बस जो उसका ड्राइवर होता है, वो जिस कंपनी की बस हो रही होती है, उस बस को हर शाम अपने घर पे ले जाता है शाम को। लेकिन आज छुट्टी का दिन था, तो उन सभी ने सोचा कि चलो आज जॉय राइड पे चलते हैं। उन बस वालों ने सोचा, जो साथी बैठे हुए थे। लेकिन अभी निर्भया और उसके साथी दोस्त अवनींद्र को नहीं पता है कि ये लोग कौन है, क्या है। उन्हें तो लग रहा है कि जो आगे बैठे हमारे वो पैसेंजर हैं और बाकी बस वही है, नॉर्मल पैसेंजर्स वाली जो हमारे यहाँ पे सब जगह चलती है। दोनों बातचीत होती है, टिकट मांगते, टिकट मिलती नहीं है। बस की कहानी ये थी कि सब जो है राइड पे निकले हुए होते हैं। कुछ देर बैठे हुए होते ही हैं, तब तक जो आगे लोग बैठे होते हैं वो लोग एक लड़की को, जब रात को लड़का देखते हैं तो अजीब से कमेंट कसने लगते हैं, तंज कसने लगते हैं, भद्दे मजाक करने लगते हैं, जिसका विरोध अवनींद्र करता है। विरोध करते करते दोनों में बहस बढ़ जाती है, बातचीत बढ़ जाती है और झगड़ा बढ़ जाता है। जब झगड़ा बढ़ता है तो सब मिलके अवनींद्र को मारने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो बैठे हैं, हमारे आगे बैठे हैं, जो आगे से एक कंडक्टर लड़का भी आ रहा है,
ये सभी साथी हैं। तो एक होता है ड्राइवर राम सिंह, मुकेश कुमार, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक बंदा नाबालिग होता है। ये 6 लोग होते हैं जिनमें ड्राइवर राम सिंह अलग। तो ये पांचों लोग मिलके अविनींद्र को मारते हैं और मारते ही केवल नहीं, इतना मारते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है और बस में ही रखी एक रॉड से उसके सर पे मार देते हैं, जिससे वो बेहोशी की हालत में उसी वक्त गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो वो देखता है कि जो 5 लोग हैं वो निर्भया को पकड़ के बस के पीछे की सीट में ले जाते हैं और फिर बारी बारी से लाइट बंद करके वो लोग निर्भया के साथ रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। केवल रेप ही नहीं करते हैं, वो उस चीज को पार कर देते हैं, उस दरिंदगी को पार कर देते हैं कि जिसे कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये घटना इतनी भयावह हो सकती है। उन्होंने निर्भया के प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला कर दिया था। निर्भया जब विरोध कर रही होती है तो उसे इतनी चोटें आती हैं तो उसके पेट से कुछ आंतें भी निकल आती हैं। कुछ देर बाद जब ये घंटे 2 घंटे उनकी हवस तब तक बुझी नहीं, तब तक ये खेल चलता रहा। और कुछ देर बाद जब उन्हें लगता है कि निर्भया मर चुकी है तो तभी किसी साथी ने कहा कि लगता है ये तो मर चुकी है, चलो इसके साथी को भी मार के बस से फेंक देते हैं। तो सब लोग निर्भया को छोड़ के आगे जाते हैं और उसके दोस्त अवनींद्र को एक और सर पे रॉड मार देते हैं। अब उन्हें लगता है कि दोनों मर चुके हैं, तब वो केवल इतना ही नहीं, उन दोनों के कपड़े उतार लेते हैं, जो भी सामान होता है, मोबाइल फोन, पर्स, जो पैसा, जो भी चीज होती है वो निकाल लेते हैं कपड़ों के साथ साथ, और फिर बस रोक के वहीं मुनेरका में ही एक फ्लाईओवर के आसपास जहाँ सुनसान होने लगता है वहां उन्हें फेंक के भागने का कोई प्लान नहीं था कि बस से उतार के फेंक देंगे और भाग जाएंगे। उनका प्लान ये था कि बस से बाहर फेंक के बस धीरे से पीछे चढ़ा देंगे उनके, इसे एक्सीडेंट का रूप दे देंगे। लेकिन जब फेंकते हैं तो अवनींद्र थोड़ा सा होश में होता है। जब वो लोग बस चढ़ाने की कोशिश करते हैं तब निर्भया को खींच के झाड़ी में ले जाता है, पीछे तरफ चले जाता है और वो लोग बस भगा के चले जाते हैं क्योंकि डरे हुए होते हैं। तभी अविनींद्र बताता है कि जो उसका साथी होता है वो बताता है कि कुछ देर तक तो वो लोग उसी रोड पे खड़े मदद के लिए गुहार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन गाड़ियों पे गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग पे लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है जो पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस की 3 पीसीआर वैन आती है, 3 पीसीआर। दरअसल जब ये सब घटना हो रही होती है, जब बस बराबर चल रही होती है रेप के दौरान, उनसे झगड़े दौरान, तब वो बस दिल्ली के 3 थानों के आसपास से गुजर रही होती है, बसंत कुंज, बसंत विहार, बसंत कुंज नॉर्थ। तो ये जो पीसीआर 3 वैन आती हैं, इमरजेंसी 3 वैन आती है पुलिस की, वो तीनों इन्हीं थानों से आती हैं। जब बसें आती हैं तो पहले तो कुछ देर एक आम सी चीज होती है कि किसकी हद में, किसकी क्षेत्र में, कि किसके क्षेत्र का मामला है। खैर कुछ देर बहस होती है, कुछ देर बाद पता चलता है कि तुम्हारी हद में, तुम्हारे क्षेत्र में है। तब एक पीसीआर वैन में बैठा के वहीं सफदरजंग इमरजेंसी वो लोग पहुंचते हैं। तो उन्हें सबसे पहले कपड़े से ढका जाता है क्योंकि उनके कपड़े सब वो लोग उतार चुके होते हैं, सब छीन चुके होते हैं, ढका जाता है। और जब निर्भया को पहला डॉक्टर जब वहां पे आता है, देखता है, तो कहता है कि ये किस लाश को लेके आ गए हो। आप सोचिएगा ना कि किस हालत में रही होगी वो लड़की, वो निर्भया, वो ज्योति सिंह, जिसकी हालत को जब डॉक्टर ने देखा, कहा ये तो लाश है, इसे यहाँ क्यों लेके आ गए हो। खैर कुछ देर बाद इलाज चालू होता है, उसके दोस्त का ट्रीटमेंट होता है। उसका दोस्त, निर्भया का जो दोस्त था अविनींद्र पांडे होता है, वो कुछ देर बाद पुलिस को बताता है कि ये चीजें थी, पहचान बताता है, बस की पहचान बताता है। पुलिस इधर अब छानबीन में जुटती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा को देखने लगती है, छानबीन शुरू करती है। तो देखती है कि व्हाइट कलर की बस जो 8 किलोमीटर रेंज में बार बार घूम रही होती है, जिसमें यादव करके लिखा होता है, नाम लिखा होता है। सीसीटीवी माध्यम से बस का पता चलता है, बस की छानबीन होती है। तो सबसे पहले राम सिंह और बस को एक साथ पकड़ा जाता है। फिर राम सिंह के माध्यम से धीरे धीरे और साथी सब पांचों जो होते हैं, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अभय ठाकुर, ये सभी जितने होते हैं
मुकेश कुमार, इन सबको पकड़ा जाता है बारी बारी से। लेकिन इधर निर्भया की हालत इतनी बदतर हो चुकी होती है कि उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ रहा होता है। जब 18 दिसंबर 2012 को जब ये घटना मीडिया चैनल्स के माध्यम से पूरे भारत में फैलती तो पूरी दिल्ली सन हो जाती है, पूरा भारत सन हो जाता है। लोग सोचते हैं कि इतने भी बदतर लोग हो सकते हैं जो जानवर से बदतर होते हैं। उन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुके थे। खैर वो सब लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस रिमांड में होते हैं, जेल में डाल चुकी होती पुलिस। इधर निर्भया की हालत दिन पर दिन बदतर हो रही होती है। और यही 26 दिसंबर के आसपास, 16 दिसंबर की घटना होती है, 26 दिसंबर के आसपास तक निर्भया के इन्फेक्शन फैलने का डर लगातार फैलने लगता है। उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे होते हैं। तो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सरकार होती है उस समय की, मनमोहन सरकार होती है, उनमें बातचीत होती है कि निर्भया को जरूरत है ट्रांसप्लांट की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। तो बातचीत होती है तो पता चलता है कि सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ नाम से एक हॉस्पिटल है जहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है, जो ट्रांसप्लांट के लिए सबसे मशहूर हॉस्पिटल होता है उस समय का। तो भारत सरकार उस समय कदम उठाती है कि निर्भया का जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो हम कराएंगे, अपनी देखरेख में कराएंगे। तो 26 दिसंबर को निर्भया को चार्टर प्लेन से, एक प्राइवेट प्लेन से भारत सरकार सिंगापुर भेजती है जहां उसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन ट्रीटमेंट चालू तो होता है, लेकिन उसकी हालत में सुधार बिल्कुल नहीं होता है। लगातार उसकी हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती चली गई। इन्फेक्शन लगातार फैलता जा रहा था, ऑर्गन काम करना लगातार बंद कर रहे थे। आखिरकार 29 दिसंबर 2012 को निर्भया हार चुकी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर जब निर्भया की मौत की घटना पूरे भारत को पता चलती है तो पूरा भारत गुस्से से उबाल मारता है। प्रदर्शन होने लगते हैं, कैंडल मार्च होने लगते हैं, पार्लियामेंट में बहस होने लगती है, नेताओं के बयान सामने आने लगते हैं कि निर्भया को न्याय कितनी जल्द से जल्द दिलाया जा सके। इधर पुलिस भी अपना काम कर रही होती है। इधर जब निर्भया की मृत्यु हो चुकी होती है, भारत सरकार भी इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, फास्ट ट्रैक बनाती है कि मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। मामला फास्ट ट्रैक के माध्यम से पहुंचता है। लोअर कोर्ट ने भी उन सभी को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन दरअसल उसमें 6 लोग होते हैं, एक नाबालिग होता है। नाबालिग को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जा सकती है, इसलिए कोर्ट ने उसे केवल 3 साल की सजा दी और उसे 3 साल बाद छोड़ दिया गया। लेकिन बचे 5 लोग को लोअर कोर्ट ने सबसे पहले फांसी की सजा सुना दी। लेकिन उसी दौरान जो ड्राइवर राम सिंह होता है वो तिहाड़ जेल में अपनी आत्महत्या कर लेता है और मर जाता है। बचते हैं 4 लोग। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी सजा बरकरार रखी। वो लोग दहेज के लिए गए, वहां भी फांसी सजा। चैलेंज किया, वहां भी फांसी सजा। रिव्यू किया, वहां भी फांसी सजा। लेकिन जो हमने बता दिया आपको कि लोअर कोर्ट ने फांसी सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने फांसी सजा सुना दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सजा सुना दी, मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका खारिज कर दी गई। हर जगह से उन्हें फांसी सजा दे चुकी है, मतलब हर जगह से उन्हें फांसी सजा सुना चुकी होती है। लेकिन ये जो हमने बताया है इसमें 7 साल कुछ महीने लग जाते हैं। उन दरिंदों को फांसी सजा 20 मार्च 2020 को दी जाती है। 7 साल से बड़ा समय, जहां भारत सरकार ने कदम उठाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी, मामला जल्द से जल्द खत्म होगा। क्योंकि पूरा देश साथ दे रहा था, नेता साथ दे रहे थे, लगा कि निर्भया को फटाफट न्याय मिल जाएगा। लेकिन भारत का न्यायपालिका कैसे काम करती पता नहीं। लेकिन जो माध्यम था उस माध्यम से उन्हें 7 साल कुछ महीने ले जाते हैं। 20 मार्च 2020 को फांसी सजा सुनाई जाती है। तो हमें नहीं लगता कि जो मामला ही एक तरफा, इस मामले में सब कुछ खुल के पहले ही आ गया हो कि कौन दोषी, उस मामले में भी 7 साल कुछ महीने लगे। खैर, रेप केस की बात करें तो कुछ चीजें बदली भी हैं। जैसे फास्ट ट्रैक का कोर्ट बन गए हैं,
निर्भया फंड आ गया है, और नाबालिगों, जो नाबालिग बंदे होते हैं उनके लिए भी चीजें बदली हैं कि अगर 16 से 18 साल के बीच का लड़का भी ऐसे अपराधों में शामिल होता है, ये पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी केस, जैसे 18 साल के जो बालिग लोग होते हैं उनके ट्रायल चलते हैं, वैसे ही ट्रायल्स इनको भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल एक आपसे है, आप सब बताइएगा कि जो फास्ट ट्रैक गठन हुआ था निर्भया रेप केस के बाद से, उसी केस की बात करें तो 7 साल कुछ महीने लग जाते हैं। क्या आज भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए गए थे ऐसे गंभीर मामलों के लिए, क्या वैसे ही बराबर काम करते हैं? इसका जवाब खैर आप दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। आप चाहें तो हमारी मेल आईडी जो मैं दे दूंगा उस पर मैसेज डाल सकते हैं, उस पर मेल कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई पर्सनली सुझाव देना चाहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।